नमस्कार दोस्तों, बी आर नॉलेज में मैं रामवीर सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत के इतिहास पर हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मध्यकालीन भारत में हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद खिलजी वंश की बात की थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की उनके मिलिट्री कमांडर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी हत्या कर देते हैं और 1290 में खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं। इन्होंने 1290 से 1296 तक शासन किया और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे होते हैं, ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देते हैं और 1296 में खिलजी वंश की राजगद्दी पर बैठते हैं। दिल्ली के तख्त पर बैठते ही उन्होंने शासन क्षेत्र की व्यक्तिगत तथा राजनीतिक समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। सबसे पहला, सुल्तान ने शासन व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पद अपने पास रखे और जो थोड़े कम महत्व के थे उन पर अपने अति विश्वसनीय लोगों को ताबीज़ किया, कायम किया, पद दिया। दूसरा, उसने अपने राज्य में होने वाले विद्रोहों और षड्यंत्रों को जड़ से उखाड़ने के लिए गुप्तचरों का जाल बिछा दिया और जो अपना काम ठीक से नहीं करता था उसे अति कठोर दंड दिया जाता था। तीसरा, उसने अमीरों की शक्ति का दमन कर दिया। आपने पीछे गुलाम वंश में भी देखा होगा कि किसी भी वर्ग को अति महत्वपूर्ण बना दिया जाता था या अति प्रभावशाली बनाया गया तो उसने राज परिवार के लिए हमेशा अड़चने ही पैदा की हैं और विद्रोहों की संभावना बढ़ी है। जैसे तुर्कान चहलगानी चालीसा दल किंग मेकर हो गया था और इसी चालीसा दल ने सुल्तान की आज्ञा के विरुद्ध रजिया बेगम की जगह उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया गया था। और बाद में रजिया जब अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जाती है तो इनके खिलाफ अमीर वर्ग चालीसा दल विद्रोह कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं कि इस प्रकार के विद्रोह की संभावना को ख़त्म करने के लिए वो अमीरों की शक्ति का दमन कर देते हैं। उन्होंने अमीरों की शक्ति कम करने के लिए उनकी जागीरें छीन ली, उन पर कर लगा दिए। वह सुल्तान ने अमीरों व सरदारों के बीच मेल झोल, विवाह शादी आदि पर रोक लगा दी। वेश्यावृत्ति, व्याभिचार और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान कर दिया। अगला क्या काम करते हैं, ये भूमि अधिग्रहण का काम करते हैं। अलाउद्दीन ने अपने पूर्व के सुल्तानों द्वारा इनाम में दी गई भूमि को, वक्फ में दी गई भूमि, करमुक्त भूमि को जब्त कर लिया तथा उसकी पैमाइश करवाकर उसे खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। अच्छा, पैमाइश क्या होता है? भूमि मापन की क्रिया को पैमाइश कहते हैं। खालसा भूमि का जिक्र यहाँ आया। खालसा भूमि कौन सी भूमि होती है? खालसा भूमि वह भूमि होती थी जो सीधे केंद्र के अधीन होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ही वो पहले शासक थे जिन्होंने भूमि मापन की इकाई बिस्वा के रूप में उपयोग किया था। अगर आप गांव से हैं तो आप बिस्वा के बारे में समझ सकते हैं या अपने बुज़ुर्गों से पूछोगे तो वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने प्रशासन में क्या बदलाव किया कि सुल्तान ने एक अध्यादेश द्वारा अपने राजस्व विभाग में नियुक्त हिंदू अधिकारियों व कर्मचारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और करों में वृद्धि कर दी। ये कर हिंदुओं पर अधिक थे। इसके अलावा इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर, गृह कर, पशु कर, चारागाह कर, बहुत सारे कर लगा दिए। अच्छा, आपने जजिया कर का नाम बहुत बार सुना होगा। क्या है ये जजिया कर? यह एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। इन करों का मुख्य उद्देश्य उन्हें हिंदुओं को हर दृष्टि से पंगु बना देना था ताकि वो विद्रोह की राह से दूर रहे। नेक्स्ट बात आती है इनके सैनिक सुधारों की। तो इन्होंने अपने समय में बहुत सारे सैन्य सुधार किए जिनमें से कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने योग्यता के आधार पर भर्ती शुरू की। इससे पहले वंशानुगत भर्ती होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों की योग्यता के आधार पर भर्ती की शुरुआत की। अभ्यर्थियों को
आरिज ए मुमालिक मतलब सेना अध्यक्ष के सामने परीक्षा देनी होती थी। जो योग्य होता था उसे सेना में भर्ती किया जाता था। आज भी मेरिट बेस पर ही हम किसी परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं। आज भी मेरिट बेस पर ही हम किसी परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं। दूसरा, इन्होंने दाग व हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने अपनी सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत की। जैसे आज भी हम कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें मेंशन करना होता है एक कट मार्क ऑन राइट एल्बो, एक कट मार्क ऑन लेफ्ट शोल्डर। तो इसकी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा दाग प्रथा क्या है, उन्होंने घोड़ों के दागने की प्रथा की शुरुआत की, मतलब ठप्पा लगाने की शुरुआत की, जिससे ज़रूरत के समय कोई भी सुल्तान के पास या सैनिकों के पास घटिया घोड़े ना भेज सके। इसके अलावा इन्होंने सेना में अपने गुप्तचर रखे ताकि सैनिक गतिविधियों की जानकारी सुल्तान को मिलती रहे। इसके बाद इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था कि अपने सैनिकों को इन्होंने नगद वेतन देने की शुरुआत की तथा स्थायी केंद्रीय सेना रखने की इन्होंने शुरुआत की थी। इससे पहले क्या होता था कि आपातकाल या युद्ध के समय केंद्र की कोई स्थायी सेना तो होती नहीं थी। वो आपातकाल के समय अपने शासन क्षेत्रों के मालिक या सूबेदार जो होते थे उनसे सैनिक मदद लेते थे। जैसे जलालुद्दीन खिलजी के समय जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था तो उसकी अपनी सेना थी जिसके साथ उन्होंने मालवा व देवगिरी अभियान किया था। और वेतन का क्या होता था कि जो सैनिक होते थे उनकी सेवाओं के बदले उन्हें भूमि दी जाती थी जहां से वो कर ले सकते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया, मतलब सेवा के बदले भूमि देना बंद कर दिया और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू कर दिया। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र की अपनी एक विशाल सेना का गठन कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना की व्यवस्था तो की थी, परंतु विशाल सेना व स्थायी सेना की व्यवस्था में प्रचुर धन की आवश्यकता थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए कुछ नियम बनाए जिन्हें आर्थिक सुधार भी कहते हैं। सबसे पहले उसने बाजारों का प्रबंध किया। मार्केट सिस्टम में उसने अलग अलग बाज़ारों की व्यवस्था की, जैसे अनाज का बाज़ार, कपड़े का बाज़ार व गुलाम दास दासी का बाज़ार। अलग अलग बाज़ारों की इन्होंने व्यवस्था कर दी। इन सभी बाज़ारों का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे दीवाने रियासत कहते थे। दीवाने रियासत के नीचे प्रत्येक बाजार का एक एक शाहना होता था, मतलब शाहना ए मंडी होता था, जो वस्तुओं की सूची अपने पास रखता था तथा निश्चित करता था कि कोई दुकानदार सुल्तान द्वारा नियत भावों से अधिक मूल्य वसूल ना करे। और गुप्तचर बाजार में घूम घूम कर बाजार के विषय में रपट तैयार करके सहना ए मंडी को देते थे। सहना ए मंडी दीवान ए रियासत को देता था और दीवान ए रियासत सुप्रीम पावर सुल्तान को देते थे। ठगों या गलत सूचनाएं देने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। अगर कोई दुकानदार कम तोलता था तो उसके शरीर से उतने वजन का मांस काट लिया जाता था। दैनिक आवश्यकताओं की सभी चीज़ों के भाव सुल्तान ने निश्चित कर दिए थे, मतलब फिक्स्ड प्राइस सिस्टम की शुरुआत करने वाले ये पहले शासक थे। अगला, इन्होंने राशनिंग प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने वर्षा या प्राकृतिक आपदा के समय प्रत्येक परिवार को आधा मन प्रतिदिन के हिसाब से अनाज दिया जाता था। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्होंने सौदागरों को कई प्रकार की सुविधाएं दी, लेकिन किसानों के ऊपर कर की दर अधिक होने से अनाज सस्ते दामों पर बेचने के कारण उनकी दशा अत्यंत खराब हो गई। वस्तुओं के भाव निश्चित हो जाने से व्यापारियों व दुकानदारों के लिए धन कमाना मुश्किल हो गया और उन्होंने व्यापार करना छोड़ दिया। लेकिन जब तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया तब तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ही ये जो सारे सुधार इनके द्वारा किए गए थे वो ख़त्म कर दिए गए। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज जो हमने किया है उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी।
दूसरा, इन्होंने विद्रोह की संभावना को कम करने के लिए अमीरों की शक्ति का दमन किया था, उनकी जागीरें छीन ली थी। तीसरा, भूमि अधिग्रहण का काम इन्होंने किया था, इकता प्रणाली का अंत किया था। भूमि मापन बिस्वा इकाई की इन्होंने शुरुआत की थी। जजिया कर के बारे में हमने जाना। सैनिक सुधारों में इनके योग्यता के आधार पर भर्ती की शुरुआत इन्होंने की। हुलिया प्रथा व दाग प्रथा की शुरुआत इन्होंने की। सेना में गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत, नकद वेतन देने की शुरुआत तथा स्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना इन्होंने की। मार्केटिंग पॉलिसी और फिक्स्ड प्राइस को लेकर आए और इन्हीं सुधारों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकालीन भारत का महान अर्थशास्त्री कहा जाता है। आज हमने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों के बारे में जाना। अब हमारे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए विजय अभियान बचे हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।